चलिए, तो हम लोगों ने हैबिटेट और इन्वायरमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ लिया, इसको हमने लिख लिया। आगे हमें पढ़ना है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम के बीच के अंतर को। मतलब ये हमने कर लिया है एक्चुअली, है ना। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बीच का अंतर समझ ही लिया। इन्वायरमेंट और सॉरी, ये तो सब्जेक्ट है, इसको लिखवाता हूँ मैं। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी स्टडी होता है उस इंटरेक्शन का जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म, उसके सराउंडिंग, उनके बीच में। ठीक है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इकोलॉजी क्या है? ये सब्जेक्ट है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन organisms and the surrounding. And the surroundings. ठीक है, within an ecosystem. Within an ecosystem. ठीक है, इकोसिस्टम में चाहे इन्वायरमेंट में, दोनों में से। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट का फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये? अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है, पर्यावरण की एक कार्यात्मक इकाई। पर्यावरण की एक कार्यात्मक इकाई। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स। अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्रों का एक समूह है। पारिस्थितिकी तंत्रों का एक समूह है। क्लियर? अब हैबिटेट क्या है? हैबिटेट क्या है? एरिया जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, रहता है। चलो, बायोस्फीयर क्या है? पृथ्वी पर वो जगह जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये क्या है? पृथ्वी पर वो जगह जो लाइफ को सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, चलो। अच्छा, इकोसिस्टम को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट एंड जहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और उनका जो सराउंडिंग है वो आपस में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गए। एक सवाल करना ज़रा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इकोसिस्टम को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ध्यान से करना ये सवाल। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विथ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव,
फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया। ध्यान से करना इसको। ओके, ये बताओ, अर्थ का वो भाग जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, इसको तो हम बायोस्फीयर कहते हैं ना, जीवमंडल कहते हैं, इसको हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, इसको क्या कहते हैं? ये है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। अ फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो बायोडाइवर्सिटी हो गई। ये जैव विविधता हो गया। तो क्या आंसर सही है? सी सही जवाब है। ठीक है, चलो। एक चीज और पढ़ानी थी मेरे को। लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, इसके घटक दो हैं, एक जीवित, एक निर्जीव। ठीक है, तो घटक क्या है इसके? बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक जो जीवित हैं, ठीक है, जीवित, और अबायोटिक क्या है? अजैविक या निर्जीव। अजैविक या फिर निर्जीव। निर्जीव। बायोटिक वाले में जो जीव आएंगे उसको हम बांटते हैं तीन भागों में। प्रोड्यूसर जो बनाता है, कंज्यूमर उपभोक्ता, और डिकम्पोजर अपघटक। अपघटक। ठीक है। अब कंज्यूमर होता है तीन तरह का, मेनली तीन तरह का। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड टर्शियरी। टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इन सब को पढ़ेंगे। अच्छा, अब बायोटिक वाले में क्या क्या आ जाता? जो निर्जीव है, निर्जीव है हवा, पानी, मिट्टी, एयर, सॉइल। हवा, पानी, मिट्टी, हवा, विंड, एयर तो हो ही गया, एयर या फिर विंड कहो, या फिर विंड कहो। टेम्परेचर, रेनफॉल,
टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर हो गया, बात वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, या तो अगर ज़्यादा डीप में करना हो इस चीज़ को तो आप ऐसे कर सकते हो। इकोसिस्टम को आप बांट सकते हो दो भागों में, बायोटिक, एनाबायोटिक। अच्छा, यहीं पे कर लेते हैं ना, दूसरा बनाने की ज़रूरत है। बायोटिक हो गया, अबायोटिक हो गया। तो बायोटिक वाले में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया और एक क्वाटरनरी भी हो जाता है। क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ ना कहे तो देवनागरी में ही लिखना है ऑटोट्रॉफ। इन हिंदी स्वपोषक कहते हैं उसको, स्वपोषी, स्वपोषक। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है? स्वपोषक, जो खुद का पोषण करता है। कंज्यूमर क्या है? उपभोक्ता, हेट्रोट्रॉफ, HETRO, हेट्रोट्रॉफ। यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ ठीक है, HETRO, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या था बाबू? हेट्रोट्रॉफ क्या था? ये परपोषी था। हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, ये परपोषी हैं, ये परपोषी हैं। मतलब जो दूसरे पर जीवित रहता है, जो दूसरे पर जीवित रहता है। कंज्यूमर करता क्या है? कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है ना, दूसरे को खाता है। एक होता है डिकम्पोजर, अपघातक, अपघातक। ठीक है, जो अबायोटिक फैक्टर है इसको बांट सकते हैं आप इस तरह से, इसको आप ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु वाले कारक। दूसरा है इडैफिक, इडैफिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर वाले में आपका आ जाएगा रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। रेन, लाइट, विंड या एयर, रेन या फिर वाटर। ठीक है, और इडैफिक वाले में आ जाएगा सॉइल, पीएच वैल्यू, मिनरल्स, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा, डिकम्पोजर को हम लोग सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। SAPRO, SAPRO, TROPH, सैप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ और सैप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ। स्वपोषक, परपोषक और अपघातक, ये हो गए कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए।
फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए, कौन सा शहर देख लेना, के ज़रिए ये अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर को खाते हैं या दूसरे कंज्यूमर को खाते हैं। कंज्यूमर क्या है? जो प्रोड्यूसर को खाएगा या दूसरे कंज्यूमर को खाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? चलो, ये चीज़ें हो गई। डिकम्पोजर क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड पाता है डेड प्लांट या एनिमल को ब्रेक डाउन करके। क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स या एनिमल। ये हो गया डिकम्पोजर। क्लियर बात है? ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो सीधे प्लांट्स को खाते हैं, इसको हम लोग हर्बीवोर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वो होता है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया बकरी। ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर क्वाटरनरी। इसी में एक ओमनीवोर होते हैं, सर्वाहारी। ओमनीवोर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाता है उसको हम ओमनीवोर कहते हैं, सर्वाहारी जीव। ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं? जब लाइट रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है। तो पानी में उतनी गहराई तक जहाँ तक लाइट जा पाता है वहाँ तक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद डाइवर्सिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। ठीक है। अब बात आती है रेन या वाटर की। होता क्या है, अधिकांश जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, जलीय माध्यम में होता है। ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस होने हैं वो एक्वस मीडियम में होता है। रिएक्शंस आपने देखा होगा कि कोई ऑर्गेनिक चीज़ है वो जल्दी सड़ता गलता है जब वहाँ पर नमी होती है। ठीक है। जैसे कि रोटी तुम पूरा सुखा दो, रोटी को पूरा सुखा दो, जल्दी डिकम्पोज करेगा? नहीं। वहीं पे रोटी को पूरा गीला कर दो, देखो तुरंत सड़ जाएगा ना कुछ टाइम में। ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म लिख लो। एक यूरीथर्मल होता है, यूरीथर्मल, EURYTHERMAL। ये वो जीव होते हैं दैट कैन टॉलरेट एंड ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर।
मगर एक होते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल ये कौन होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो एक नैरो रेंज में ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल का हिंदी देख लेना। यूरिथर्मल, इसको यूरिथर्मल ही कह रहा है, या चलो यही लिखो, यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल। ठीक है। पृथुतापी, पृथुतापी कह सकते हो इसको। ये हो गया। एटमॉस्फेयर मतलब हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो CO2 है, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो पौधे ग्रो कर रहे हैं। ऑक्सीजन है, तभी तो जीव श्वास ले रहे हैं। ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएगा। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएगा। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा प्रोटीन, लिखो इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिपिड्स। ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी ट्रांसफर के लिए जरूरी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा कार्बन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सल्फर, नाइट्रेट, वाटर हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट। समझ के बात? ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। टोपोग्राफी के भीतर एल्टीट्यूड आएगा, ऊंचाई आएगा। आपको पता है कि अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह का वनस्पति पाया जाता है, अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से टेम्परेचर वाला था ना, उसी तरह से सैलिनिटी वाला होता है। एक होता है यूरी, क्यों रे, यूरी हैलाइन। ध्यान देना, यूरी थर्मल था तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता था। यूरी हैलाइन है तो कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ठीक है। एक होता है स्टेनो हैलाइन, स्टेनो, इसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ क्या, सैलिनिटी। यही होगा ना बाबू, रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। क्लियर है बात? तो यूरी एंड स्टेनो में अंतर समझ गए। ये था अबायोटिक कंपोनेंट, ये था अबायोटिक कंपोनेंट।
ठीक है। यहाँ पर जो प्राइमरी जैसे कि जो प्रोड्यूसर हैं, इनके बारे में मैंने क्या बताया, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे आर सेल्फ नरिशिंग, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट, एल्गी, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लैंकटन होता है, वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है। प्लैंकटन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है। अब दूसरा है कंज्यूमर, बताया था मैंने, कंज्यूमर खुद से खाना बनाने में सक्षम नहीं है। दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड, दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड। वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर दोनों पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में डिवाइड किया गया, ठीक है, उसी तरह से इनको मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे सर? ऐसे सर, कंज्यूमर को डिवाइड करने के दो तरीके, एक मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, एक होता है माइक्रो, महीन महीन छोटा छोटा, ठीक है। मैक्रो वाले में आपका प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर आएगा, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, है ना, ओमनीवोर, ओमनीवोर, ये सब आएगा, ठीक है। ओमनीवोर में आपका इंसान आ जाएगा, भालू आ जाएगा, सुअर भी ओमनीवोर होता है, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर जो होते हैं ना, वो सैप्रोट्रॉफ होते हैं, ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स, ये इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब आता है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये न्यूट्रिएंट खींचते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनसे ये न्यूट्रिएंट और एनर्जी खींचता है। क्लियर है? अर्थवॉर्म ये भी आएगा, उसमें अर्थवॉर्म भी आएगा, ठीक है। चलो एक सवाल करना, अगर विषुवतीय वर्षावन को हटा दिया जाए, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट, ये तुरंत नहीं उगता जैसे कि ट्रॉपिकल जो पर्णपाती वन है उनके मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, बताना ज़रा। रेन फॉरेस्ट की मिट्टी डिफिशियंट है न्यूट्रिएंट में, propagulates of trees in rainforest have poor viability, rainforest species are slow growing, exotic species invade the fertile soil of rainforest। ठीक है, कौन सा सही है इसमें से? ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट जिस जगह पर पाया जाता है, यहाँ पर रेनफॉल
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मुकाबले कम होती है। ठीक है, ये जो विषुवतीय वर्षा वन है, यहाँ पर रेनफॉल खूब ज़्यादा होता है। रेनफॉल खूब ज़्यादा होने के कारण ऊपरी मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट हैं वो धुल जाते हैं। वॉशेस द सॉइल, सॉइल को धो दिया, इसका जो ऊपरी लेयर है न्यूट्रिएंट वाला वो धुल गया। इसी कारण से रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, वो लीच हो गया होता है, वो लीच हो गया होता है। दैट्स वाई, चूंकि वहाँ की मिट्टी ही उतनी उपजाऊ नहीं है, इसीलिए अगर विषुवतीय वर्षा वन को काट दिया जाए तो ये पर्णपाती वनों की अपेक्षा धीरे उगता है, धीरे उगता है। इसीलिए ए सही जवाब है, ए यहाँ पर सही जवाब है। ये जो विषुवतीय वर्षा वन है, इनका जो टॉप सॉइल के नीचे का लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसीलिए टॉप सॉइल के नीचे जैसे ही जड़ें पहुंचती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है। क्लियर है? चलो, अब हमको पढ़ना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर मिलाते जाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगा, कई सारे पॉपुलेशन को मिला देंगे तो कम्युनिटी बनेगा, कई सारे कम्युनिटी को मिला देंगे तो इकोसिस्टम बनेगा, कई सारे इकोसिस्टम को मिला देंगे तो बायोम बनेगा, ढेर सारे बायोम को मिला देंगे तो बायोस्फीयर बनेगा। समझे बात? क्लियर है? चलो, तो ये जो स्पीसी है या फिर इंडिविजुअल है वो क्या है? इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, जो अपने आप एक्ट करने में, काम करने में सक्षम है, काम करने में सक्षम है। स्पीसीज या इंडिविजुअल, ठीक है, प्रजाति कह सकते हैं इसको, ठीक है, इंडिविजुअल। तो ये क्या है? दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, एबिलिटी टू एक्ट, फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ओके। चलो, पॉपुलेशन क्या होगा? कई सारे इंडिविजुअल को मिला देंगे तो पॉपुलेशन बनेगा। इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज के। पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है। एक ही प्रजाति के कई इंडिविजुअल मिल गए तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ओके, और कई तरह के जीवों को मिला दो, जैसे कि काऊ का पॉपुलेशन, काऊ का पॉपुलेशन, टाइगर का पॉपुलेशन, इन सब को डियर का पॉपुलेशन,
ट्रीज का पॉपुलेशन, और ट्रीज भी अलग अलग नहीं, जैसे कि इंडिविजुअल ट्री, नीम के पेड़ का पॉपुलेशन, ठीक है, इन सबको मिला दोगे तो कंबाइन करके ये कम्युनिटी बना लेगा। कम्युनिटी दो तरह की हो सकती है, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी, ठीक है। मेजर कम्युनिटी में वो जीव आएंगे जो बड़े साइज के हैं और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। माइनर कम्युनिटी के जीव जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बायोम क्या होता है? बायोम ये एक लार्ज नेचुरली अक्रिंग कम्युनिटी होता है फ्लोरा फाउना का, और कई सारे बायोम को मिला दो तो बायोस्फीयर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इकोसिस्टम और बायोम को हमने नहीं कवर किया है, कवर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो एक तरफ बनाओ बायोम, एक तरफ बनाओ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और ऐसे खींच दो, चलो। बायोम जमीन का वो बड़ा भाग है जिसका एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है, डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं। एक बड़ा क्षेत्र जिसका विथ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल स्पीसी, एक डिस्टिंक्ट प्लांट एनिमल स्पीसीज, ठीक है, ओके। इकोसिस्टम क्या था? इट इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बिटवीन ईच अदर और इन्वायरमेंट के साथ भी। बायोम जो होता है ये एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बड़ा होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, मगर इकोसिस्टम छोटा होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। हिंदी में लिखते जाना। कई सारे जलवायु के कारक, कई सारे क्लाइमेट के फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर, फैक्टर्स। क्लाइमेट फैक्टर में क्या क्या आएगा? रेनफॉल, टेम्परेचर,
टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, मगर इकोसिस्टम उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स से। ठीक है, बायोम में कई सारे इकोसिस्टम होते हैं। ठीक, कंटेन्स मल्टीपल इकोसिस्टम और इसमें क्या है, इसमें तो एक ही इकोसिस्टम है। ठीक है, इसमें ये बायोम का पार्ट होता है, ए पार्ट ऑफ बायोम, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? डेजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब बायोम हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या आएगा? कोरल रीफ, पॉन्ड, ठीक है, एक गल्फ हो गया, ये सब। बढ़िया, चलो, तो ये है बायोम और इकोसिस्टम में अंतर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, पौष्टिकता स्तर भी कहते हैं इसको पहले लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ट्रॉफिक लेवल, लिख लिया, इसको आगे चलें। ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर या ट्रॉफिक स्तर। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल किसी ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, तो ऐसे लिखो, ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होता क्या है? द पोजीशन it occupies in a food chain। ठीक है, फूड चेन एक सीक्वेंस होता है कि कौन किसको खाता है। फूड चेन एक सीक्वेंस होता है कि कौन किसको खाता है। जैसे कि मान लो कि ग्रास है, घास को खा गई बकरी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बकरी को खा गया टाइगर। ठीक है, तो टाइगर का जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो फूड चेन में इसका पोजीशन होगा नीचे से। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द चेन, ये क्या होता है?
number of organisms, number of steps and organism is from the start of the food chain. अब कितने स्टेप हैं? ग्रास से गोट एक स्टेप हो गया, गोट से टाइगर दूसरा स्टेप हो गया. ठीक है, हिंदी में लिख लो, लिखवाता हूं मैं. ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है किसी जीव का पोषी स्तर, किसी जीव का पोषी स्तर. किसी जीव का पोषी स्तर. पोषी स्तर वह स्थिति है जो वह खाद्य श्रृंखला में रखता है, जो वह खाद्य श्रृंखला में रखता है. ठीक है, इस खाद्य श्रृंखला के शुरुआत से जीवों के चरणों की संख्या पोषी स्तर कहलाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, खाद्य श्रृंखला के शुरुआत से, लिखो, खाद्य श्रृंखला के शुरुआत से एक जीव के चरणों की संख्या, एक जीव के चरणों की संख्या पोषण स्तर कहलाती है. अब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कई ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है. एन ऑर्गेनिज्म ऑन मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, जैसे कि एक गौरैया है, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो वाला स्पैरो. ये गौरैया जब अंगूर खाती है, मटर खाती है, ठीक है, कोई फल खाती है, तो यह प्राइमरी कंज्यूमर होता है. प्राइमरी कंज्यूमर होता है. कब? जब ये मटर, फल, ये सब खाती है. जब मटर, फल ये सब खाती है. यही गौरैया सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है जब ये कीड़ों को खाती है, जब ये इंसेक्ट्स को खाती है. ठीक है, ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता. ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता. और ये क्या हो गया? द्वितीयक. द्वितीयक उपभोक्ता. ठीक है, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक जीव कई ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है. जैसे कि गौरैया जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर भी है. ठीक है, समझे बात? यहां पर देखो, सूर्य से रोशनी लेकर के प्रोड्यूसर ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए अपना खाना बनाया. इसको खाने के लिए कंज्यूमर आए, प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खा गया सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, जब वो मरा तो उसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोजर्स. ठीक है, डिकम्पोज करने के कारण जो जीव के जो जैसे कि जो मांस होता है देह का, वो सब गल करके, डिकम्पोज हो करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाता है
इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें हो गई। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, इकोटोन। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, इकोटोन। डालना हेडिंग, इकोटोन। देखो, इकोटोन वो जगह होती है धरती पर, वो जगह धरती पर चाहे जल में कहीं पर भी वो जगह होती है जहां पर दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं। इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, अ जोन ऑफ जंक्शन और अ ट्रांजिशन एरिया और अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स या टू इकोसिस्टम या टू इकोसिस्टम्स। ठीक है, हिंदी में लिखो, इकोटोन दो बायोम या फिर दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जंक्शन या संक्रमण क्षेत्र है। या संक्रमण क्षेत्र है। उदाहरण के लिए आप देखो, यहां पर एक जंगल है। ठीक है, यहां पर एक जंगल है जो एक तालाब के किनारे है या फिर तालाब जंगल में है। तो जो बीच का एरिया होगा ना, इसको हम लोग इकोटोन कहेंगे। इसको हम लोग इकोटोन कहेंगे। यहां पर देखो, यहां पर एक फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है, ये मिल रहा है ग्रासलैंड से। तो इसको हम कहते हैं इकोटोन। जहां पर मीटिंग क्षेत्र है ना, मीटिंग पॉइंट है दोनों इकोसिस्टम का, उसको हम कहते हैं इकोटोन। उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो मैनग्रोव, ठीक है, ये इकोटोन है। इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल, इकोसिस्टम। वैसे ही ग्रासलैंड है, ये है जंगल और रेगिस्तान के बीच, बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट। लिखो घास का मैदान। ठीक है, मैनग्रोव ही होता है, मैनग्रोव। वैसे ही एस्चुरी है, एस्चुरी मुहाना। ये है फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच, बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। ये चीज, नदी का जो किनारा है या दलदल है, वो ड्राई एंड वेट के बीच का ट्रांजिशन है।
ठीक है। अब इस इकोटोन की कुछ बहुत ही ज़रूरी खास बातें हैं जिस पर यूपीएससी सवाल पूछता रहता है। इकोटोन के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खास विशेषताएं हैं जिस पर सवाल पूछता है। ठीक है। ये जो इकोटोन है, इकोटोन नैरो भी हो सकता है, इकोटोन वाइड भी हो सकता है। इकोटोन नैरो भी हो सकता है, इकोटोन वाइड भी हो सकता है। जैसे कि घास के मैदान और जंगल के बीच का जो इकोटोन है वो बहुत ही छोटा है, नैरो एरिया है। वहीं पर जंगल और मरुस्थल के बीच का जो एरिया है तो पूरा घास का मैदान है ना। तो ग्रासलैंड एक बड़ा इकोटोन है, ग्रासलैंड एक बड़ा इकोटोन है। ठीक है। इकोटोन की जो विशेषता है उसमें कुछ खास बातें एक इकोसिस्टम की तो दूसरी खास बातें दूसरे की पाई जाती, मतलब दोनों को मिला करके जो कंडीशन है वो यहाँ पर मिलता है। इसको हम लोग जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, तनाव का क्षेत्र। इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। ठीक है। नंबर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम। ऑब्वियस सी बात है कि जंगल से दूर जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जीव कम मिलेंगे ना, जंगल यहाँ ख़त्म हो गया। जंगल से हम दूर जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जीव कम मिलेंगे ना। ठीक है। अगर कोई इकोटोन वेल डेवलप्ड है तो वहाँ हमको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जो पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है। जो मिलने वाले इकोसिस्टम में नहीं पाए जाते। जैसे कि जंगल अगर मिलता है इससे सागर से तो वहाँ पर मैनग्रोव बनता है, और मैनग्रोव जो पेड़ होता है ना वो न जंगल में मिलता है न सागर में, वो है ही अलग, वो है ही अलग। ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई इकोटोन के बारे में। हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इकोक्लाइन के बारे में। इकोक्लाइन किस तरह से भिन्न है इकोटोन से। ठीक है। एज इफ़ेक्ट क्या होता है, एज स्पीसीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है, ये सब, और हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद इकोसिस्टम के फंक्शंस की बारी आएगी। ठीक है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग कैसे होती है। ठीक है, ये सब। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।